आज हम ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे साका। ये साका क्या होता है, साका का अर्थ जानेंगे, क्योंकि हमने पीछे जो भी वीडियो बनाए थे उनके अंदर जो युद्ध आए थे उनमें अंतिम में रूप में हमने पढ़ा कि चित्तौड़ में साका हो गया। ये साका क्या है? वैसे इतिहास के विद्यार्थी के लिए नॉर्मल प्रश्न है कि साका क्या होता है, क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी को ये पूर्णतया पता होता है कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। कभी कभी इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। आज हम इसका वास्तविक अर्थ जानेंगे कि साका क्या है, किसको साका कहते हैं। तो साका तब होता है जब दो चीजें होती है। नंबर एक, केसरिया, केसरिया और जौहर। ये केसरिया और ये जौहर ये क्या है, पहले इसको पढ़े। ये दोनों चीजें जब होती है, ये दोनों चीजें जब होती है तब होता है साका। और अगर मान लो इन दोनों में से एक न हो, मान लो केसरिया हो गया जौहर न हो, तो उसको कहते हैं अर्ध साका। वो पूर्ण साका नहीं होता है। तो ये केसरिया क्या होता है? केसरिया क्या है? एक रंग है। केसरिया एक रंग है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर केसरिया रंग है ऊपर ही ऊपर। तो केसरिया रंग क्या है? केसरिया रंग है बलिदान का प्रतीक। किसका प्रतीक है? बलिदान का। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। तो देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को कि ये केसरिया क्या होता है। जैसे मान लो शत्रु जब दुर्ग पे आक्रमण करता था, जैसे शत्रु जब दुर्ग पे आक्रमण करता था तो दुर्ग के जो द्वार होते थे, जो राजा था उसको बंद करवा देते थे। अब बाहर जो शत्रु की जो सेना होती थी वो दुर्ग के चारों ओर से दुर्ग को घेर लेती थी। चारों ओर से दुर्ग घेर लिया जाता था। अब अंदर जो राशन सामग्री होती थी ये घेराबंदी थी, कई महीनों तक चलती थी। कई ऐसे उदाहरण भी मिले 9 महीने तक घेराबंदी, 9 महीने 6 महीने की घेराबंदी। तो इतनी लंबी घेराबंदी होती थी तो अंदर से बाहर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता था, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि द्वार होते थे वो बंद होते थे। तो जो राशन सामग्री होती थी इतनी, यहाँ दुर्ग के अंदर 8-10 हजार लोग होते थे, तो राशन सामग्री धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ जाती थी। तो ये लोग क्या करते थे, फिर राजा जो दुर्ग के अंदर होता था वो निर्णय लेता था, रात को सामूहिक भोज का आयोजन होता था और उसके बाद दुर्ग के द्वार खोल दिए जाते थे और शत्रु के ऊपर टूट पड़ते थे। उस समय क्या करते थे, केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे। केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी और शत्रु के ऊपर ये टूट पड़ते थे। तो ये था केसरी। अब ये पहले इसको समझते हैं, ये जौहर क्या होता था। जो अब इसमें सवाल उठता है कि केसरिया पहले होता था या पहले जौहर होता था। और एक होता था, एक कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं ये सती और जौहर क्या एक ही है या फिर दोनों अलग अलग है। दोनों का समझेंगे। जौहर जैसे क्या जलना, जैसे क्या बनता है जलना, या जैसे क्या बन गया जलना, अग्नि। ये जौहर दो प्रकार का था। अब सवाल उठता है कि जौहर पहले होता था या पहले केसरिया होता था। ये जो केसरिया जो पुरुष करते थे केसरिया, ये दोनों का ही अर्थ क्या था, मरना। साका का अर्थ क्या था, इसमें या तो पुरुष मारे जाते थे या फिर महिलाएं, या फिर दोनों मारे जाते थे। इसी को जब ये दोनों मारे जाते थे उसको कहते थे साका। और अगर कभी पुरुष मारे जाते थे, महिलाएं नहीं मारे जाते थे, तो उसको कहते थे अर्ध साका। तो क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले जौहर होता था या फिर केसरिया? पहले होता था जौहर, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर ये है हर महिला सुहागिन बनना पसंद करती है। तो जब शत्रु दुर्ग पे आक्रमण करता था तो महिलाएं जब उन्हें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती थी तो वो क्या करते थे, 16 श्रृंगार करती थी महिलाएं, और 16 श्रृंगार कर
या तो अग्नि में अग्निकुंड होता था उसमें कूद जाती थी, या फिर जल जोर कर लेती थी। जल जोर का भी उदाहरण मिला है रणथंभौर का। रणथंभौर के बारे में कहा जाता है रणथंभौर के अंदर ये जल जोर हुआ था। रणथंभौर जो 1301 वाला जो अमीर के समय हुआ था, तो यहाँ कहा जाता है यहाँ जल जोर हुआ था इतिहासकारों के अनुसार। तो या तो जल में कूद जाती थी या फिर जल जाती थी, इन्हें कहा जाता था वीरांगना। और जब ये अपनी सारी संपत्ति लेकर ये कूद जाती थी तो ये पुरुष जो होते थे ये अब स्वतंत्र हो जाते थे, किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं थी। और केसरिया रंग की पगड़ी धारण कर कर मां भवानी का नाम लेकर शत्रु के ऊपर टूट पड़ते थे और लड़ते लड़ते ये भी मर जाते थे, तो ये वीर कहलाते थे, ये वीरांगनाएं। तो ये तो था जोर। अब जोर और सती में क्या अंतर है? कि दोनों का अर्थ तो वैसे जलना है, दोनों का अर्थ जलना है, लेकिन ध्यान देना जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये जोर केसरिया से पहले होता था। ये जोर केसरिया से पहले होता था। पति उस समय जीवित होता था, जीवित पति के उपरांत ये जोर किया जाता था, लेकिन सती पति के मृत्यु उपरांत किया जाता था। 16 श्रृंगार तो यहाँ भी किया जाता था, लेकिन पति के मृत्यु उपरांत ये किया जाता था। इसे कुप्रथा भी कहा गया। जो ये कुप्रथा थी सती, क्योंकि इसमें कभी कभी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसको जला दिया जाता था, उसको सती कर दिया जाता था। तो ये कुप्रथा भी थी, लेकिन ये स्वेच्छा से ये किया जाता था। तो कई उदाहरण है। अब इनमें मान लो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों में से एक न हो, या तो पुरुष जिंदा रह जाए या महिलाएं, तो उसको अर्धशाखा कहा जाता था। तो प्रश्न उठता है क्या राजस्थान में कभी अर्धशाखा हुआ था? राजस्थान के अंदर अर्धशाखा हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर अर्धशाखा हुआ था लूणकरण के समय। यहाँ क्या हुआ था? पुरुषों ने तो केसरिया कर लिया था, लेकिन महिलाओं को जोहर करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता था, ये जोहर और ये केसरिया। तो इन्हें मौका ही नहीं मिला। परिस्थिति ऐसी बन गई, शत्रु के हाथ पहले ये महिलाएं लग गई थी, तो यहाँ सिर्फ केसरिया हुआ था, तो इसको कहा जाता था अर्धशाखा। ये पूर्ण शाखा नहीं था, इसे कहा गया अर्धशाखा। तो ये उदाहरण मिलता है हमें जैसलमेर से। भारत का पहला शाखा कहाँ हुआ था? भारत का जो पहला शाखा था, ये भी प्रश्न आता है कई बार, भारत का पहला शाखा, भारत का पहला शाखा हुआ था दाहिर सेन के समय 712 के अंदर। मीर कासिम नाम के व्यक्ति ने जब भारत पे आक्रमण किया था, उस समय दाहिर सेन जो था, दाहिर सेन के समय ये 712 के अंदर भारत का पहला शाखा होता है। तो कई शाखे हुए, इसको अर्ध शाखा कहा जाता था। अब उदाहरण होता है क्या मुस्लिम महिलाओं ने भी कभी जोर किया था? हाँ, एक उदाहरण मिलता है भटनेर के अंदर। भटनेर के किले के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था, भटनेर का हनुमानगढ़ के अंदर। तो यहाँ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। अब सवाल उठता है क्या कभी पुरुषों ने भी जोर किया था? एक उदाहरण मिलता है, पुरुष वर्ग ने भी जोर किया था। वो कहाँ था? मोटा राजा जो उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के समय जो जोधपुर के अंदर ब्राह्मण और चारण जो थे, इन्होंने अग्नि जोर किया था। तो एक उदाहरण ये भी मिलता है मोटा राजा उदय सिंह के समय। तो जैसे ये राजस्थान का पहला जोहर था 1301 के अंदर, उस समय वहां का शासक कौन था? राव हमीर। राव हमीर, हमीर के समय ये जोहर हुआ। किसने आक्रमण किया था उस समय? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये जोहर हुआ। चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए। चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए। कब कब हुए चित्तौड़ के अंदर शाखे? पहला जो शाखा हुआ था चित्तौड़ का, वो हुआ था 1303 के अंदर। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ? 1303 में। उस समय शासक कौन था चित्तौड़ का? रतन सिंह।
रतन सिंह था। ये यहाँ हमला किसने किया था, आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था, मैं बता देता हूँ आपको, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 तक, ये इसका शासनकाल था। तो 1303 में जो हुआ था उसमें भी अलाउद्दीन का रोल था। फिर यहाँ हुआ था 1534 के अंदर, उस समय राणा सांगा की विधवा करमावती, और यहाँ हमला किया था गुजरात का शासक बहादुर शाही। ये चित्तौड़ का द्वितीय शाखा था, ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। तो ये चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए थे, और तीसरा जो हुआ था चित्तौड़ का, वो हुआ था तृतीय जो शाखा था चित्तौड़ का, वो हुआ था 1567 के अंदर। उस समय कौन था चित्तौड़ का शासक, उदय सिंह। अब यहाँ हमला किसने किया था, ये किया था अकबर ने। तो ये चित्तौड़ के 3 शाखे हुए, पहला 1303, द्वितीय 1534 और तृतीय 1567। तो ये जोर और शाखे के अंदर अंतर था, और सती प्रथा जोर से अलग थी। अब कहां राजस्थान के अंदर कितने जोर हुए, कितने शाखे हुए, इनके बारे में विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कहां राजस्थान के अंदर शाखा हुआ। जैसलमेर के अर्ध शाखे के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे।